28 फरवरी 2026 का वो दिन था जब अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर ही दिया। बहुत दिनों से ये माहौल बन रहा था, टेंशन बन रही थी कि ईरान अब हमला करेगा, तब हमला करेगा, और 28 फरवरी के दिन ये हमला हो ही गया है। आप प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का या प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान देखें तो उसमें एक बात एकदम क्लियर कही जा रही है कि वो लोग यहाँ पर ईरान में रिजीम चेंज करने के उद्देश्य से ये हमला किए हुए हैं। न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म करना भी एक वजह है, लेकिन जो मेन वजह है वो है वहाँ रिजीम चेंज करना। इस विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऊपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से मोहसिन रज़ा खान साहब। आप इंटरनेशनल रिलेशंस वहाँ पे पढ़ाते हैं। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया है साजिद। सर कैसे देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को, कैसे रीड कर रहे हैं आप? देखिए, दो तीन चीज़ें अब साफ़ हो गई जो पहले साफ़ नहीं थी। पहले तो ये लग रहा था कि सिर्फ न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोकना मकसद है, पर अब पता चल रहा है कि नहीं, रजीम चेंज ही असली मकसद था। क्योंकि ये सब जो था वो एक ढकोसला था। ये इससे पता चल रहा है कि ओमान के भी जो मीडिएटर हैं उन्होंने कहा कि भाई वो तैयार हो गए थे। ईरान ने कई दफ़ा स्टेटमेंट भी दी, हम तैयार हैं रोकने के लिए कई सालों तक। उसके बाद भी हम सिर्फ बहुत ही लो लेवल पे अपने मेडिकल यूजेस के लिए करेंगे एनरिचमेंट। तो जो असली लोग बातें कर रहे थे वो अब सही साबित हुई हैं कि ट्रंप के ऊपर प्रेशर था इजराइल लॉबी से, जो बहुत पावरफुल है वाशिंगटन में, यहूदियों की लॉबी, और नेतन्याहू का असली मकसद यही था। उन्होंने भी कन्विंस किया ट्रंप को कि इस वक्त ईरान बहुत कमज़ोर है, कि ईरान के सारे प्रॉक्सीज आसपास जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, हिजबुल्लाह, हमास, ये सब हूती, और ईरान के ऊपर हम 2 बार हमला कर चुके हैं, तो ईरान वैसे भी अंदर से कमज़ोर है इस वक्त, और यही वक्त है, गरम है लोहा, इस पे हथौड़ा मारने का। और उन्होंने इनको इस तरह से ट्रंप को कहा कि आपको दशकों तक याद किया जाएगा कि आप अगर यहाँ पे रजीम चेंज कर देंगे, और इस वक्त बहुत अच्छा मौका है, तो कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट कर नहीं पाया 47 साल से, जिस तरह से ट्रंप ने वेनेजुएला में किया और क्यूबा में होने वाला है। वो चाह रहे थे कि यहाँ पे भी ईरान में हो जाए। तो नेतन्याहू ने भी कुछ कान में खुसफुसाया, कुछ ट्रंप के इलेक्शन फंडिंग के लिए जो इजराइल लॉबी से पैसा आता है उसने भी कन्विंस किया। अच्छा सर, आप एनरिचमेंट की बात कर रहे थे, तो कल ही अमेरिका का ये बयान आया है, कल देर रात ये बयान आया है कि ईरान इस बात के लिए रेडी नहीं हो रहा था कि वो एनरिचमेंट रोकेगा। मतलब ईरान की तरफ से ये कहा गया कि 3rd राउंड की जो मीटिंग थी उसमें ईरान ने ये कहा कि हम एक बम बनाने के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट करते रहेंगे। तो ऐसा बयान आया अमेरिका की तरफ से। तो अमेरिका की तरफ से कई झूठे बयान आए हैं ट्रंप की तरफ से। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो बयान था सद्दाम हुसैन के वक्त 2003 का, उसी तरह का ये बयान उसी तरह के बयान आ रहे हैं। एक तो खुद डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की कह रही है कि नहीं, वो ICBM नहीं डेवलप कर रहे, बहुत दूर हैं वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करने से जो अमेरिका को हिट कर सके। फिर भी ट्रंप ने कहा कि नहीं। दूसरा, ईरान ने कहा हम बम के लिए नहीं कर रहे हैं एनरिच, और इस पे भी तैयार हो गया कि कुछ साल तक बंद कर देंगे बिल्कुल एनरिचमेंट। इसके लिए भी तैयार हो गया कि जो ऑलरेडी एनरिच्ड फ्यूल है उसको बाहर ट्रांसपोर्ट कर दो ईरान के। इसके लिए भी 400 किलो करीब उनके पास जमा था ना एनरिच। तो बिल्कुल, और इसके लिए भी तैयार हो गया कि हम सिर्फ 1.5% पे करेंगे मेडिकल यूज के लिए बाद में। आज वो भी नहीं। तो इससे यही समझ में आता है कि मकसद न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज खत्म करना नहीं था, रिजीम चेंज करना था। तो रिजीम चेंज की जब बात आती है सर, तो किसका नाम सबसे ज़्यादा यहाँ पे सुनाई देता है? क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि रेज़ा शाह पहलवी का भी नाम आ रहा है कि उनको अमेरिका वहाँ पे बैठाल सकता है। अभी भी वाशिंगटन DC में रहते हैं वो, तो क्या लगता है आपको कि उनको बैठाल सकता है अमेरिका वहाँ पे कठपुतली सरकार बना के? देखिए, उनका आना मुश्किल है। उसकी कई वजह है। पहली बात तो जब भी उनका नाम प्रोटेस्ट में लिया जाता था वो कुछ लोग लेते थे सिर्फ, और वो भी सिर्फ बतौर सिंबल के। तो रेज़ा शाह पहलवी बस एक सिंबल के बतौर पे कुछ ईरानियंस के लिए प्रोटेस्ट के दौरान एक सिंबल बने थे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत पॉपुलर है, अमेरिका भी ये जानता है, इसीलिए ट्रंप ने उनको बैकअप नहीं किया। व्हाइट हाउस में वो मिलना भी चाह रहे थे ट्रंप से, शायद ऐसी खबर आई थी, लेकिन ट्रंप ने मिलने से मना कर दिया। मीटिंग फिक्स नहीं हुई थी उनकी ट्रंप के साथ। और एक जैसे खुमैनी 79 के रेवोल्यूशन के दौरान एक सिंबल बन गए थे। हर आदमी, कम्युनिस्ट से लेके लिबरल डेमोक्रेट्स से लेके, उनको एक बतौर सिंबल, ताकि वो यूनिफाई कर सके पूरी ऑपोजिशन को शाह के अगेंस्ट। इसी तरह से इस दफ़ा भी कोशिश की जा रही थी कि रेज़ा पहलवी एक सिंबल बन सके, पर वो भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। सर, अगर रेज़ा शाह पहलवी का नाम नहीं आ रहा तो और संभावित नाम कौन कौन से हो सकते हैं? एक अली लारिजानी का भी नाम आ रहा है कि उनको अमेरिका वहाँ पे बैठाल सकता है।
ईरान में? देखिए, इतना पहली बात तो इतना आसान नहीं है किसी को बिठा पाना। रेजिम चेंज इतना आसान नहीं है, अमेरिका के भी हाथ में नहीं है। कोशिश कर रहा है अमेरिका और इजराइल, पर सब उनके हाथ में है नहीं, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, 9 करोड़ से ज़्यादा उसकी आबादी है, इतना बड़ा एरिया है। तो मतलब समझिए एरिया जो है ईरान, इराक और अफगानिस्तान को मिला के भी उससे ज़्यादा एरिया है। तो इतना आसान नहीं है कि वहाँ पे वो तब्दील कर देंगे। तब्दीली के लिए एक ऑपोजिशन चाहिए ऑर्गेनाइज कंट्री के अंदर। कंट्री के अंदर कोई ऑर्गेनाइज ऑपोजिशन नहीं है। ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड भी बहुत ताकतवर है, 1.5 लाख आदमी उसके पास है, जो एक कोर ग्रुप है। फिर उसके अलावा ईरानियन आर्मी है, फिर बसीज है यानी कि मिलिशिया है जो लॉयल है सरकार की। तो और बहुत सारे क्लेरिक्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। तो अब भी 25% ईरान की पॉपुलेशन का सपोर्ट है रजीम को, और सिर्फ रजीम के पास ही हथियार हैं, ऑपोजिशन के पास तो कोई हथियार ही नहीं है। तो इतना आसान नहीं है बिना ग्राउंड ट्रूप्स के, और ग्राउंड ट्रूप्स को ना इजराइल तैयार है ना अमेरिका तैयार है ग्राउंड ट्रूप्स भेजने के लिए। कोई संभावित नाम आप लेना चाहते हैं कि अभी कोई संभावित नाम लेना नहीं चाहते आप? ये मुमकिन है कि देखिए, अली लारजानी इस वक्त सुप्रीम लीडर के ही नुमाइंदे हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ। पेजेश्कियान जो प्रेसिडेंट हैं उनके हाथ में नहीं है, बल्कि पेजेश्कियान अगर कुछ चाहते हैं तो लारजानी के थ्रू ही करवाते हैं। अच्छा। कहते हैं आप लारजानी के ऑफिस जाइए और करवाइए, क्योंकि उनको पता है कि लारजानी के हाथ में सारी पावर है। तो ये कि लारजानी ही अगले बनेंगे मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि लारजानी भी खमेनेई के लॉयल थे, उनके वफादार में थे, और वो कह भी रहे हैं कि हम उन्हीं की पॉलिसीज फॉलो करेंगे। वो मर गए कोई बात नहीं, वो शहीद हो गए कोई बात नहीं। तो मुश्किल लग रहा है कि लारजानी ही अमेरिका और इजराइल के नुमाइंदे बनेंगे। ये मुमकिन है कि ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड में से कोई निकल के आ जाए। अच्छा, IRGC से। पर ये भी मुझे कम संभावित लग रहा है। मुझे लग रहा है ज़्यादातर कि कोई और क्लेरिक ही, यानी कोई मौलाना ही बनेगा, क्योंकि यही वहाँ का सिस्टम है। और जो गवर्नमेंट है वो बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है रजीम, यानी पार्लियामेंट और जुडिशरी और सबके एग्जीक्यूटिव के अलावा वहाँ पे बहुत सारे काउंसिल्स हैं। गार्डियन काउंसिल है, काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स है, ट्रांजिशन काउंसिल है। तो उस पर गार्डियन काउंसिल पे भी हमले की कुछ खबरें आई, इसराइल ने कुछ हमले किए हैं वहाँ पे। आप बता रहे थे कि कौम में और कहाँ मशाद में हुए हमले पे। तो ये कि ये रजीम का तख्ता पलट इतनी आसानी से हो जाएगा, ये मुश्किल लग रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल सर रजीम चेंज के ऊपर, कि रजीम चेंज अगर होता है, क्योंकि उसके बारे में यही कहा जा रहा था कि बूट्स ऑन द ग्राउंड, जब तक अमेरिका वहाँ पे अपने सैनिक नहीं भेजता, तो क्या वाकई ईरान में अभी के हालात देखते हुए लगता है कि वहाँ पे रजीम चेंज संभव है बिना बूट्स ऑन द ग्राउंड के? मुझे तो लग रहा है कि असंभव है बिना बूट्स ऑन द ग्राउंड के। अच्छा। पर एक और पॉसिबिलिटी भी है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो ये कि रजीम किसी और तरह से कंटिन्यू करेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि खाना जंगी यानी सिविल वॉर शुरू हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक रैंड कॉरपोरेशन की स्टडी है जो अभी पब्लिश 2019 में हुई थी, उसमें उन्होंने 20 केस देखे दुनिया में जहाँ पे अमेरिका ने रजीम चेंज करवाया है पिछले 100 साल में। और उनको पता ये चला कि देखिए 3 फैक्टर हैं क्रिटिकल किसी भी गवर्नमेंट के चेंज होने में और स्टेबिलिटी रहने में। पहला है कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। अब जापान और जर्मनी की ठीक थी, ईरान की नहीं है, जिस तरह से सीरिया लीबिया की नहीं थी। दूसरा फैक्टर उन्होंने देखा कि कितने रिलीजियस और एथनिक डिविजन्स है सोसाइटी में। जापान में बहुत कम थे, जर्मनी में बहुत कम थे, इसलिए भी आसानी से नई गवर्नमेंट आ सकी और रिप्लेस हो सकी। लीबिया में बहुत सारे ट्राइबल डिविजन्स थे, सीरिया में बहुत सारे एथनिक डिविजन्स थे, रिलीजियस डिविजन्स थे, और इसी तरह से इराक में भी। तीसरा फैक्टर जो उन्होंने देखा कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कितनी रिलायबल हैं, कितनी डीप हैं, और कितना ट्रस्ट है पब्लिक का उन पे। ईरान में उसकी भी कमी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि करप्शन इतना हाई था और इतनी लंबे अरसे तक ये रिलीजियस गवर्नमेंट रह चुकी है। तो ईरान में ज़्यादा चांस है खाना जंगी की। ईरान की पॉपुलेशन भी डिवाइडेड है, तकरीबन 25% गवर्नमेंट के फेवर में है, तकरीबन 25% बहुत खिलाफ है गवर्नमेंट के, और कोई 50% बीच में है। तो इस सूरत हाल में बहुत सारी खाना जंगी हो सकती है। और एक तीसरा फैक्टर भी है कि ईरान में बहुत सारी एथनिक माइनॉरिटीज़ भी हैं, यानी बलोच हैं एक तरफ अजरी हैं एक तरफ, कुर्द हैं एक तरफ, मार्श अरब्स हैं। तो और कुछ का नाम नेतन्याहू ने कल अपनी स्पीच में भी लिया है, वो बहुत ज़रूरी है। नेतन्याहू चाहते हैं कि सिर्फ तख्ता पलट ना हो, वो चाहते हैं कि ईरान बिखर जाए। वो चाहते हैं कि हमारे जो दुश्मन हैं, यानी इजराइल के जो दुश्मन हैं, जिसको वो हर जो आसपास का बड़ा मुल्क है उसको दुश्मनी मानते हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ
सिर्फ तबाही ना हो, सिर्फ रजीम चेंज ना हो, बल्कि वो बिखर जाए, जिस तरह से सीरिया बिखरा असद के अंदर। वो ये नहीं चाहते थे कि असद को हटाया जाए, उन्होंने ओबामा में प्रेशर डाला कि असद को मत हटाओ, होने दो खाना जंगी सिविल वॉर और उसको बिखरने दो। इसी तरह से लीबिया में वो चाहते थे बिखर जाए, इसी तरह से वो इराक में चाहते थे कि बिखर जाए, इसी तरह से वो चाहते हैं कि ईरान में अगर आगे भी कोई सरकार आए तो वो इतनी ताकतवर ना हो कि इजराइल के लिए खतरा बन सके। तो आपने मोहसिन रज़ा ख़ान को सुना, उन्होंने रिजीम चेंज के बारे में, जो संभावित रिजीम चेंज है ईरान में, उसके बारे में बताया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। मेरा नाम है साजिद, देखते रहें खबरगांव।